एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की एप्लीकेशन देखते हैं। अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मेक्स 3 टाइप ऑफ इन्फ्लेटेबल बोर्ड्स, 1 person, 2 person and 4 person models. Each board requires the service of 3 departments as listed in the table. एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि 3 तरह के इन्फ्लेटेबल बोर्ड्स कौन से होते हैं जिनमें हवा भरी जाती है। तो एक है 1 person बोर्ड, 2 person बोर्ड या 4 person बोर्ड मॉडल के वो बना रहे हैं 3 टाइप के। हर बोर्ड को 3 तरह की सर्विसेज 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट से चाहिए। द कटिंग, असेंबली एंड पैकेजिंग। कटिंग, असेंबली और पैकेजिंग का डिपार्टमेंट हैव अवेलेबल अ मैक्सिमम ऑफ 380, 330 एंड 120 लेबर आवर्स पर वीक। अब जो ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं, कटिंग डिपार्टमेंट के 380 लेबर आवर्स पर वीक है, असेंबली के 330 और पैकेजिंग के 120 लेबर आवर्स पर वीक हैं। अब नीचे बताया हुआ है कि कटिंग डिपार्टमेंट में 1 person बोर्ड पे 0.5 आवर्स लगाते हैं, 2 person बोर्ड पे 1.0 आवर्स और 4 person बोर्ड पे 1.5 आवर्स। इसी तरह असेंबली डिपार्टमेंट और पैकेजिंग डिपार्टमेंट का भी डिटेल्स यहाँ पे टेबल में दिए हुए हैं कि वो कितना कितना टाइम लगाते हैं एक एक बोर्ड पे, एक एक टाइप के मॉडल पे। हाउ मेनी बोर्ड्स ऑफ ईच टाइप मस्ट बी प्रोड्यूस्ड ईच वीक फॉर द प्लांट टू ऑपरेट एट फुल कैपेसिटी। ये वीक के हिसाब से हमें टेबल दिया हुआ है। तो ए पार्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हर हफ्ते कितने बोर्ड्स बनाने चाहिए ताकि जो प्लांट है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को यूटिलाइज किया जा सके। इसी तरह बी पार्ट में पूछा हुआ है हाउ इज द प्रोडक्शन स्केड्यूल इन पार्ट ए अफेक्टेड इफ द पैकेजिंग डिपार्टमेंट इज नो लॉन्गर यूज्ड। अगर पैकेजिंग डिपार्टमेंट को निकाला जाए तो फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे इफेक्ट होगी। और सी पार्ट में कहा हुआ है हाउ इज द प्रोडक्शन स्केड्यूल इन पार्ट ए अफेक्टेड इफ द 4 person बोर्ड इज नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड। अगर 4 person बोर्ड ना बनाया जाए तो फिर प्रोडक्शन स्केड्यूल कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट से मैथमेटिकल मॉडल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हमें 3 तरह के बोर्ड्स के बारे में बताया हुआ है, 1 person, 2 person और 4 person बोर्ड। तो हम सपोज करते हैं कि 1 person बोर्ड को हम x कहते हैं, 2 person बोर्ड को y और 4 person बोर्ड को z कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि कटिंग के लिए हर हफ्ते 1 person बोर्ड पे 0.5 आवर्स लगते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाई x। जितने बोर्ड्स बनेंगे उनको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कटिंग के लिए जितना टोटल टाइम लगेगा वो आ जाएगा, प्लस 1.0 मल्टीप्लाई बाई y प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाई z इज इक्वल टू, अब ये इसको किसकी इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन में बताया हुआ था कि कटिंग, असेंबली एंड पैकेजिंग डिपार्टमेंट हैव अवेलेबल अ मैक्सिमम ऑफ 380, 330 एंड 120 लेबर आवर्स पर वीक। तो अभी हमने कटिंग डिपार्टमेंट का टाइम नोट किया है। तो कटिंग डिपार्टमेंट के पास मैक्सिमम 380 लेबर आवर्स हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा 380 के। इसी तरह आप असेंबली डिपार्टमेंट का देखें तो इसके लिए इक्वेशन बनेगी 0.6x प्लस 0.9y प्लस 1.2z और असेंबली डिपार्टमेंट के पास है 330 लेबर आवर्स पर वीक। इसी तरह से पैकेजिंग डिपार्टमेंट का है 0.2x प्लस 0.3y प्लस 0.5z इज इक्वल टू, इनके पास लेबर आवर्स है 120। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गए, 3 अननोन्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इन इक्वेशंस में से डेसिमल को रिमूव कर दें, क्योंकि डेसिमल के साथ सोल्यूशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए सारी इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 5x प्लस 10y प्लस 15z इज इक्वल टू 3800। इसी तरह नेक्स्ट का आ जाएगा 6x प्लस 9y प्लस 12z इज इक्वल टू 3300 और लास्ट में आ जाएगा 2x प्लस 3y
प्लस 5z इज इक्वल टू 1200। इन इक्वेशंस को मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 760। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 1100। और थर्ड इक्वेशन को हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसको एज इट इज लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 1200। आपने याद रखना है जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है, कोशिश करना है मैट्रिक्स बनाने से पहले या सॉल्व करने से पहले इनमें कोई कॉमन है या फ्रैक्शन है या डेसिमल है तो इनको जितना हद तक हो सके हम रिमूव करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आएं। अब हम इस इक्वेशन की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। x का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में 1, y का कोफिशिएंट है 2 और z का कोफिशिएंट है 3, जबकि कांस्टेंट है 760। इसी तरह ये आ जाएगा 2, 3, 4 और 1100 और ये आ जाएगा 2, 3, 5 और 1200। ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया जिसमें मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट और मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट को हम कंबाइन करके लिखते हैं। अब इस सिस्टम को रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें क्या करना होता है, डायगोनल एलिमेंट्स को हमने 1 बनाना है और इनके ऊपर नीचे 0 बनाना है, यानी इसको मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहला डायगोनल एलिमेंट ऑलरेडी 1 है तो इसके नीचे 2 और 2 को हमें 0 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, R2 को में से 2 को 0 बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा R2 माइनस 2 टाइम्स R1 और चेंज आएगा R2 में। R3 के लिए भी सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा R3 2 R1 और यहाँ पे चेंज आएगा R3 में। इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट सिस्टम आ जाएगा। फर्स्ट रो अनचेंज रहेगा, जो अनचेंज रो है उसको सबसे पहले लिखना है 760। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 0, 2 इंटू 2 4, 3 माइनस 4 आ जाएगा -1 और 2 इंटू 3 6, 4 माइनस 3 सॉरी 4 माइनस 6 आ जाएगा -2। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा -420 और थर्ड रो बन जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा -1 माइनस 320। ये मैट्रिक्स आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अब हमने इस डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे, -1 इंटू R2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट सिस्टम हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा 1 2 3 और 760। इसी तरह लास्ट रो भी एज इट इज रहेगा 0 -1 माइनस 320। सेकेंड रो आ जाएगा 0 1 2 420, क्योंकि हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो सारे नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव बन गए। अब इसके ऊपर नीचे 0 बनाना है। R1 माइनस 2 टाइम्स R2 करेंगे तो चेंज आएगा R1 में और ये बन जाएगा 0। इसी तरह से R3 प्लस R2 करेंगे तो R3 में चेंज आएगा और रिक्वायर्ड एलिमेंट 0 बन जाएगा। इन ऑपरेशंस को करके हम मैट्रिक्स लिखते हैं। ये आ जाएगा, कौन सा अनचेंज रहेगा, सेकेंड रो इस दफ़ा अनचेंज रहेगा 0 1 2 और 420। फर्स्ट रो बन जाएगा 1 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में से माइनस करना है। 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। 3 माइनस 4 -1 आ जाएगा और 760 में से 840 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -80 और नीचे आ जाएगा 0 1 2 प्लस -1 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 100। अब लास्ट हमने क्या करना है,
थर्ड जो डायगोनल एलिमेंट है इसको 1 बनाना है, वो ऑलरेडी 1 है तो इसके ऊपर 0 बनाने हैं। R2 को 0 बनाना है तो होगा R2 माइनस 2R3 और चेंज आएगा R2 में। इसी तरह से R1 के लिए हम करेंगे R1 प्लस R3 और चेंज आएगा R3 में। मैंने 2 को 0 बनाना था तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको रो 3 को मल्टीप्लाई किया 2 में से और इसमें से माइनस किया। मैंने रो 1 से क्यों नहीं किया, इसकी वजह ये कि अगर मैं रो 1 से करूँगी तो अगेन 0 प्लस 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा जो कि ऑर्डर ख़राब हो जाएगा। तो आपने जिस डायगोनल एलिमेंट के ऊपर या नीचे 0 बनाना है उन सारे रोज़ को उसी डायगोनल एलिमेंट के रो को यूज़ करते हुए 0 बनाना होता है। अब क्योंकि मैंने थर्ड कॉलम में चेंज करना था, इनको 0 बनाना था, इसलिए मैं थर्ड रो को ही यूज़ करते हुए इनको चेंज कर रही हूँ। अब इन चेंजेस के बाद मैट्रिक्स लिखते हैं। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ जाएगा R3 एज इट इज़ रहेगा 0 1 और सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे 1 नहीं था, इसको हमने क्या किया था 0 बनाने के लिए हमने किया था R3 प्लस R2 तो 1 प्लस माइनस 1 0 आ जाता है, तो यहाँ पे है 0 और ये आ जाएगा 1 और यहाँ पे 100। थर्ड रो एज इट इज़ रहेगी अनचेंज्ड, सेकेंड रो बन जाएगा 0 1 और ये बन जाएगा 0 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करें 420 माइनस 200 क्या आ जाएगा 220 और फर्स्ट आ जाएगा 1 0 और 1 प्लस 1 0 आ जाएगा और 100 प्लस माइनस 80 आ जाएगा 20 के इक्वल। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्योंकि अब ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको दोबारा इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट में ये x का कॉफिशिएंट है, ये y का कॉफिशिएंट है, ये z का कॉफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है। ये आ जाएगा x इक्वल टू 20 और यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 220 और z इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे x क्या है, x है 1% बोर्ड, तो 1% बोर्ड कितने बनाने चाहिए 20 बनाने चाहिए। y है 2% बोर्ड, तो 2% बोर्ड बनाने चाहिए 220 और z है 4% बोर्ड, तो वो आना चाहिए 100। सॉरी यहाँ पे 3% नहीं है 4% बोर्ड है, मैंने गलती से यहाँ 3 लिख दिया है, ये है 4% बोर्ड। तो उस प्लांट को इस हिसाब से बोर्ड्स बनाने चाहिए कि 1% बोर्ड 20 बनाए, 2% बोर्ड 220 बनाए और 4% बोर्ड 100 बनाए, तब उनका मैक्सिमम लेबर आर यूज़ हो जाएगा। इस बात को चेक करने के लिए हम इस इक्वेशन में x, y और z की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पुट करने के बाद तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होने चाहिए। तो x की वैल्यू है 20 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 220 प्लस 3 इंटू जेड की वैल्यू क्या है 100 है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वल आएगा 760 के, जो कि राइट हैंड साइड की इक्वल है। इसी तरह अगर हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करके चेक करें 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या आएगा 20 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे आएगा 220 प्लस 4 इंटू 100, तो ये इक्वल आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो ये 1100 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह थर्ड इक्वेशन में पुट करके चेक करें प्लस 3 इंटू 220 प्लस 5 इंटू 100, तो ये 1200 के ही इक्वल आएगा। तो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी आपके वैल्यूज़ करेक्ट हैं, आपके आंसर्स ठीक हैं। आप चाहें तो इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं और चाहें तो इसमें भी पुट करके चेक कर सकते हैं। अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट में पूछा हुआ है हाउ इज द प्रोडक्शन स्केड्यूल इन पार्ट ए अफेक्टेड इफ द पैकेजिंग डिपार्टमेंट इज नो लॉन्गर यूज्ड। तो पैकेजिंग डिपार्टमेंट कौन सा था, इसके लिए ऊपर टेबल जाके देखते हैं। पैकेजिंग डिपार्टमेंट से हमारी थर्ड इक्वेशन बनी थी, तो इसका मतलब अगर हम पैकेजिंग डिपार्टमेंट को नहीं यूज करें तो हम थर्ड इक्वेशन को अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में से रिमूव कर देंगे और फिर इक्वेशन को रीराइट करेंगे।
तो हम तीनों इक्वेशंस को कॉपी करते हैं, इसमें से थर्ड इक्वेशन को रिमूव कर देते हैं। तो इन दो इक्वेशंस के साथ सॉल्व करेंगे। बजाय इसके कि सारा प्रोसेस रिपीट करें, हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम थर्ड कॉलम को रिमूव थर्ड रो को रिमूव कर दें तो हम इस स्टेप पे आके रुक जाएंगे, इस स्टेप पे, क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल थर्ड रो को इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं थर्ड रो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर हमने मेन डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बनाया, ऊपर नीचे 0 बनाया और यहाँ पे हमारी वर्किंग कंप्लीट हो गई। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस जेड इज इक्वल टू -80 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2z इज इक्वल टू 420, सॉरी x नहीं, y प्लस 2z, यहाँ पे x नहीं है, y प्लस 2z इज इक्वल टू 420। इसको हम नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे x माइनस जेड इज इक्वल टू -80 और ये आ जाएगा y प्लस 2z इज इक्वल टू 420। अगर हम क्या करते हैं, पैकेजिंग डिपार्टमेंट को नहीं यूज़ करते, तो हमारे पास जब उसको गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में ले आएंगे तो फिर ये इक्वेशन बच जाएंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन्स हैं, यानी कि ये डिपेंडेंट सिस्टम है। तो हम क्या करेंगे, जो दोनों इक्वेशन में कॉमन है जो कि z है, उसको हम t सपोज करते हैं। सो अगर z को हम t सपोज करेंगे तो x किसके इक्वल होगा, -80 प्लस t के इक्वल होगा और y इक्वल हो जाएगा 420 माइनस 2t के। और क्योंकि ये नंबर ऑफ बोर्ड्स की बात कर रहे हैं तो x y z जो है वो नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो इसलिए t भी नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो t को भी, z को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो t को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, x को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और y को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम इसको t के लिए सॉल्व करें तो t के ऊपर यहाँ से कंस्ट्रेंट आ जाएगा, t इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 80। 80 को हम दूसरी तरफ ले आएंगे और इसमें से अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा t शुड बी लेस देन इक्वल टू 210। तो तीनों कंस्ट्रेंट्स को देखें तो t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। इसका मतलब t को 80 से ग्रेटर होना चाहिए और 210 से लेस होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि 80 इज लेस देन इक्वल टू t इज लेस देन इक्वल टू 210। तो अगर हम यहाँ पे t की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, यानी कि अगर हम x और y की वैल्यू निकालना चाहें तो हम कर सकते हैं 80 इज लेस देन इक्वल टू, t की वैल्यू यहाँ से निकालें तो ये आ जाएगा x प्लस 80 इज लेस देन इक्वल टू 210। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 130, यानी 1% बोर्ड बनाने की ये रेंज है 0 से 130 के दरमियान। और अगर यहीं से y की वैल्यू हम निकालना चाहें तो हम इसको लिखेंगे 80 इज लेस देन इक्वल टू 420 माइनस y ओवर 2 इज लेस देन इक्वल टू 210, और जिसको सिंप्लीफाई करेंगे ये इक्वल आएगा 210 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू 260। तो y पे ये रेंज होगा और x पे ये रेंज होगा। इसी तरह सी पार्ट देखें तो उन्होंने कहा कि पार्ट ए में प्रोडक्शन स्केड्यूल पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर 4% बोर्ड को प्रोड्यूस ही ना किया जाए। 4% बोर्ड को प्रोड्यूस ना करने का मतलब ये है कि इस कॉलम को ख़त्म किया जाए, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशंस हैं उसमें से z को हम ख़त्म कर दें। अगर z ख़त्म हो जाए इसका मतलब ये है कि थर्ड कॉलम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम थर्ड कॉलम को ख़त्म कर देते हैं, अगेन जब थर्ड कॉलम को ख़त्म करेंगे तो हमें इस डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि थर्ड कॉलम ही नहीं होगा। तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बच जाएगा जिसको हम नीचे रीराइट कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको अगर हम देखें तो अगर हम थर्ड रो को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड 0 है, जिससे बनता है 0 इज इक्वल टू 100, विच इज़ नॉट पॉसिबल। और ये कब होता है, जब आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो, यानी उसका कोई सोल्यूशन ना हो,
तब इस तरह की चीज़ आती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4% बोर्ड को निकाला जाए तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं होगा इस कंस्ट्रेंट में रहते हुए जो कंडीशंस बताई हैं। और वैसे भी अगर हम यहाँ पे इक्वेशन को जाके देख लें, यहाँ से अगर हम इसको z को रिमूव कर देते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये दो इक्वेशंस पैरेलल हैं। तो हमने बात की थी कि 3 डायमेंशन में जब दो इक्वेशंस पैरेलल होंगे एक दूसरे के तो उस केस में नो सॉल्यूशन होगा। इस तरह से हम रियल लाइफ में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की एप्लीकेशन स्टडी कर रहे थे।